हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th क्लास का फिजिक्स। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टेट। तो इलेक्ट्रोस्टेट शुरू करने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टेट इलेक्ट्रोस्टेट इसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक भी बोलते हैं, कोई बात नहीं। तो इसको हम इलेक्ट्रोस्टेट बोलें या इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलें, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कुछ भी बोलो, ठीक है। तो इसमें क्या है कि देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज। यहाँ इलेक्ट्रो का मतलब हो गया चार्ज, और स्टैटिक का मतलब हो गया रेस्ट। ऐसा चार्ज जो रेस्ट पर हो। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि चार्ज जो रेस्ट पे है उसकी क्या प्रॉपर्टीज है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखो, यदि चार्ज रेस्ट पर नहीं है, मूविंग कंडीशन में है, फ्लो कर रहा है, तो जब फ्लो करता है तो बहुत सारी चीजें उसकी उत्पन्न होती है। इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न होती है, जिसको हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर में, उसका अलग एक चैप्टर है, ठीक है। तो इस चैप्टर का जो कोर एलिमेंट है, जिसके आगे पीछे हमको घूमते रहना है, वो है चार्ज। और चार्ज के बारे में हम थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। चार्ज होता क्या है। तो चार्ज क्या होता है। अच्छा, मान लेते हैं कि कोई एटम है, कोई एटम है, ये कोई एटम है। एक मिनट, ये हो गया। ठीक है। सर यहाँ क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मान लेते हैं सेम है, ये एटम है। तो जो एटम होगा, ये जो एटम होगा, ये क्या होगा, न्यूट्रल होगा, न्यूट्रल होगा। यदि यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन यदि ज्यादा है प्रोटॉन से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो एक्सेस, इलेक्ट्रॉन एक्सेस होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो ये निगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ इलेक्ट्रॉन जो है कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, डेफिशिएंसी होगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी तो बेसिकली क्या होगा, प्रोटॉन तो फिक्स होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कम है, तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसके वजह से ये एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। देखो बेसिकली होता क्या है ना, कि एटम है, कोई भी एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायग्राम लेते हैं, जैसे कि मान लो ये मान लेते हैं न्यूक्लियस हो गया, ये न्यूक्लियस हो गया। और हो गया ये, ठीक है। ऐसे अब क्या हुआ, ये ये हो गया आपका एटम मान लेते हैं, केमिस्ट्री में ये आप पढ़ते भी हैं, एटम है। यहाँ पर क्या होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में, और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बाहर निकालना, या किसी प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस के अंदर डालना, ये बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ज्यादा एनर्जी और फोर्स लगने वाला है। तो इसको तो भूल ही जाओ, इसको छेड़ना नहीं है। अब ये हो गया तुम्हारा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये सेल हो गया। इसमें होते हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भी होता है, इसमें भी इलेक्ट्रॉन ही होता है। जितने भी सेल होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आपस में घूमते रहते हैं, कुछ या तो बाहर निकल जा सकते हैं, बाहर चले जाएंगे, या फिर इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे,
अंदर आएंगे। ठीक है, जब बाहर चले जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एटम में हो जाती है कमी। जब कमी हो जाएगी तो उसमें करेंगे क्या हम, कि इलेक्ट्रॉन की हो गई डिफिशियंसी। जब इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई तो भैया इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव चार्ज भी क्या हो गया, कम हो गया। पॉजिटिव अपने आप बढ़ जाएगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन चले आए अंदर, तो इलेक्ट्रॉन जब चले आएंगे तो निगेटिव चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, एक्सेस में हो गए। ठीक है ना। तो ऐसे होता है चार्ज पार्टिकल। अच्छा, यहाँ से हमको एक चीज पता चलती है कि या निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो, ये किसकी वजह से डेवलप हो रहा है एटम पे, तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। यानी कि नेगेटिव चार्ज एंड पॉजिटिव चार्ज डेवलप, चार्जेज develop only by the access and deficiency of electron only। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बस हो गया, हमने लिख दिया पहले। तो कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज जो भी है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही डेवलप किए जाते हैं, डेवलप होते हैं किसी भी एटम में। अब आगे चलते हैं थोड़ा। अब इसमें क्या होता है, चार्ज एक हो गया अपना, चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया, और आगे भी इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चार्ज जो है हम पता कैसे करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी में, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में सबसे पहला यही है, आई इज इक्वल टू, इलेक्ट्रिसिटी में क्या है, आई इक्वल टू आई, इसको थोड़ा सा हटाते हैं यार, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, हटाओ। हाँ। इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू चार्ज ऑन टाइम। ठीक है ना, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट में, हम ये पढ़ेंगे चीजें। तो यहां से आ जाएगा आपका चार्ज इक्वल टू इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। इसको ऐसे लिख देंगे, चार्ज को हम क्या करते हैं, क्यू से डिनोट करते हैं, क्यू से डिनोट, इलेक्ट्रिक करंट को आई टे कर लिया, टाइम को टी से कर लिया, यानी कि क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। तो ये हो गया इलेक्ट्रिक करंट, ये हो गया टाइम, ये चार्ज हो गया चार्ज। यानी कि चार्ज में क्या था, पॉजिटिव और निगेटिव होता है। और यहाँ पर जो ये टाइम है ना, यहाँ देखो, नेक्स्ट, अब आ गया आपका Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब देखो, ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये एम्पियर में होता है, इसको हम ए से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। और जो टाइम हमेशा ना सेकेंड में ही रहता है, सेकेंड्स में ही रहता है। हो सकता है कि कुछ जब न्यूमेरिकल करें तो उसमें आवर में टाइम दे दिया हो, या फिर मिनट में टाइम दे सकता है, तो लेकिन हम उसको कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट करके लिखते हैं उसको सेकेंड्स में। ठीक है। अब क्या है कि यदि Q इज इक्वल टू, Q निकाला, देखो Q इज इक्वल टू होता है आई इंटू टी। यदि टाइम दे रखा हो और इलेक्ट्रिक करंट दे रखा हो तो हम चार्ज अपने आप निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या है, ये आई क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या आई कांस्टेंट नहीं हो सकता, आई वेरिएबल हो सकता है। कांस्टेंट का मतलब एग्जांपल ले सकते हैं कि आई इक्वल टू है 10 एम्पियर, ये कांस्टेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर एग्जांपल क्या लेंगे, आई इक्वल टू 5t, 5t एम्पियर, 5t एम्पियर मैंने लिख दिया। तो ये वेरिएबल, टाइम के साथ जो इलेक्ट्रिक करंट है वो वेरिएबल में है, तो यहाँ पर 5t लिख दिया, तो ये वेरिएबल में हो गया। तो यहाँ पर
आई क्या है, कांस्टेंट है। यदि ऐसा है, आई वेरिएबल है, यानी कि ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाता है, Q इक्वल टू आई डी टी। टाइम के रेस्पेक्ट में इसको क्या करते हैं, आई को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो ऐसा चीज है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि दे दिया है, यदि आई दे दिया है 5 एम्पियर, ठीक है ना, तो फिर क्यू पूछ रहा है, और इन क्यू पूछ रहा है इन फर्स्ट 10 सेकेंड्स, फर्स्ट 10 सेकंड में क्यू पूछ रहा है। तो भैया यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जब करेंगे तो आई गिवन है, आई इक्वल टू है 5 एम्पियर, क्यू पूछ रहा है, टी दिया है फर्स्ट 10 सेकंड, तो 10 सेकंड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्यू हो जाएगा आई इंटू टी, आई कितना है 5 एम्पियर टाइम 10 सेकंड, तो हो जाएगा 5 एम्पियर सेकंड, 5 एम्पियर सेकंड। ये एम्पियर सेकंड जो है इसका यूनिट है, किसका यूनिट है, यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का यूनिट। अभी यूनिट पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। ये क्वेश्चन मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर मैंने यहाँ पर दो चीजें बताई हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए कर रहे हैं। अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं इसी में। अब एग्जांपल दूसरा ले लें तो हो गया, जैसे कि मान लो है I इक्वल टू है 3t प्लस 5, तो Q पता करो इन फर्स्ट 5 सेकेंड। तो भैया यहाँ पर क्या होगा, Q इक्वल टू आई डी टी, आई को इंटीग्रेट करेंगे, टाइम कितना है फर्स्ट 5 सेकेंड, यानी कि 0 से लेके 5 सेकेंड। तो आई क्या है 3t प्लस 5, इसको इंटीग्रेट करना है 0 से लेके 5 सेकेंड रिस्पेक्ट टू डी टी। तो 3t का हो जाएगा 3t स्क्वायर बाई 2 प्लस 5t, 0 से लेके 5 सेकेंड में। तो करते हैं 3 इंटू 5 बाई 2 प्लस 5 इंटू 5 माइनस 0 प्लस 0, 25 25 75 75 बटा 2 प्लस 50 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 3 6 2 7 14 25 10 प्लस 25, आ जाएगा तुम्हारा 30 20 50 10 60 62 62 5 एम्पियर सेकेंड। तो चार्ज इतना आ गया 62.5 एम्पियर सेकेंड। तो ऐसे आएगा, ऐसे कि हम क्या करेंगे, अच्छा ये हम लोग पढ़े भी हैं इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, ठीक है ना। फिर लिमिट भी पुट करेंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। फिर इसमें क्या करेंगे ना, ऐसे आगे बढ़ेंगे तो हम ये जो टी स्क्वायर है ना, टी में 5 पहले पुट किया, फिर माइनस किया, फिर 0 पुट किया, तो इसका वैल्यू 0 आएगा, इसका वैल्यू 0 आएगा, ये 0 ही आएगा कटिए। अब इसकी वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 62.5 एम्पियर सेकेंड, ठीक है ना। अब कैसे हमने, जैसे मान लो यहाँ पर आई जो है, आई इसमें क्या है, वेरिएबल है, देखो वेरिएबल है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ टी है टाइम के साथ वेरिएबल में। अब है चार्ज पता करना था ना, ठीक है। अब यहाँ पर आगे चलते हैं, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं, यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। तो पहला हो जाएगा हमारा एमकेएस सिस्टम, जो बड़ा वाला यूनिट है, ठीक है ना। एमकेएस सिस्टम में क्या होता है, हम चीज लेते हैं कूलम्ब को, इसको सी से डिनोट किया जाता है, और दूसरा लेते हैं एम्पियर सेकेंड को, एम्पियर सेकेंड जो होता है उसको लेते हैं, और कूलम्ब को लेते हैं। सीजीएस सिस्टम में जाते हैं, सीजीएस सिस्टम में तो इसमें दो चीजें आती हैं, पहले ईएसयू, ईएसयू को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में क्या होता है कि हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें, एसटी कूलम्ब, या इसको बोलते हैं स्टेट कूलम्ब, ऐसे बोल देते हैं, एसटी कूलम्ब स्टेट कूलम्ब। दूसरी इसमें बातें आती हैं ईएमयू,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट की बात होती है, इसी को बोलते हैं ऑब्सोल्यूट कूलम्ब। अब्सोल्यूट कूलम्ब, ये एबीसी भी इसको हम बोल देते हैं, ठीक है, एब्सोल्यूट कूलम्ब। तो सीजीएस सिस्टम में छोटा यूनिट होता है, और एमकेएस सिस्टम जो होता है उसमें बड़े यूनिट काम में आते हैं। अब थोड़ा सा कन्वर्जन में जब हम इस बात को चलाते हैं, कन्वर्जन में देख लेते हैं, कन्वर्जन किस बात का, कि एमकेएस और सीजीएस में थोड़ा सा कन्वर्जन करके देखते हैं। एमकेएस में देखेंगे तो इसे पहला है 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, पहला हो गया। दूसरी चीज हो गई कि 1 स्टेट कूलम्ब, नहीं, 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब, ठीक है। दो चीजें देखिए यहाँ पर, पहला दूसरा। 1 कूलम्ब इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम्ब, और 1 कूलम्ब इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम्ब, ठीक है ना। यहाँ से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या देख सकते हैं कि 1 कूलम्ब की 1 एब्सोल्यूट कूलम्ब की वैल्यू जो है 10 कूलम्ब है, और यहाँ पर पता चल रहा है कि कूलम्ब ज्यादा बड़ा है और स्टेट कूलम्ब छोटा है, और यहाँ पता चल रहा है कि एब्सोल्यूट कूलम्ब बड़ा है और कूलम्ब छोटा है। तो फिर यहाँ पर हम जब प्रायोरिटी सेट करते हैं, प्रायोरिटी कौन बड़ा कौन छोटा, प्रायोरिटी हटाओ, प्रायोरिटी क्या होता है, कुछ नहीं। कंपेयर जब करते हैं हम, कंपेयर जब करते हैं तो इसमें एब्सोल्यूट कूलम्ब जो है सबसे बड़ी यूनिट उभर के आती है, और दूसरे नंबर पर कूलम्ब आता है, और तीसरे नंबर पर हमारे भाई साहब आते हैं स्टेट कूलम्ब, ठीक है ना, ये आ जाता है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छी फार्मूला है, जैसे कि 1 फैराडे इक्वल टू 965,000 कूलम्ब, ठीक है। 1 फैराडे इक्वल टू इतना कूलम्ब होता है। लेकिन सबसे मजे की बात है ना कि यहीं से ये क्वेश्चन नीट में आया हुआ है। क्या नीट में आया है कि 1 फैराडे इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर इनटू इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, ये एवोगैड्रो नंबर है, जो केमिस्ट्री वाला एवोगैड्रो नंबर है 6.023 × 10⁻23 पार्टिकल वाला, ठीक है ना, ये वाला है। यानी कहने का मतलब ये 1 फैराडे इक्वल टू इतना कूलम्ब होता है, और इसको हम कन्वर्ट करके ऐसे भी लिख सकते हैं Na × E। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में कुछ ऐसा लिख दे तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसे मान लो Ne/E लिख दे, E/Ne नहीं, Na, E/Na लिख दे, और Na × E लिखे, तो हमें Na × E को टिक करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कूलम्ब में क्या आएगा, इतना ही आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब अभी 2 क्वेश्चन हमने किया है जिसमें आंसर आया था, उस आंसर में जो यूनिट आया था एम्पियर सेकेंड आया हुआ था। इस एम्पियर सेकेंड को ही 1 एम्पियर सेकेंड इक्वल टू होता है 1 कूलम्ब, ठीक है ना। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अच्छा, हमने अभी चार्ज के बारे में बात करी थी कि भाई जो भी चार्ज डेवलप होता है किसी भी एटम पर, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के वजह से ही होता है। इलेक्ट्रॉन यदि एक्सेस में है, नेगेटिव चार्ज पक्का आएगा। यदि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज यदि किसी एटम पर डेवलप हो गया तो प्रोटॉन का नंबर बढ़ गया। भाई प्रोटॉन का नंबर नहीं बढ़ता है। प्रोटॉन नाभिक में होता है, नाभिक मतलब न्यूक्लियस में होता है,
वहां से प्रोटॉन को निकालना या ज्यादा करना, इसमें ऐड करना इम्पॉसिबल है, नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा फोर्स लगता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं। अब स्टार्ट में करते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी। चार्ज की प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टीज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम चार्ज के बारे में बहुत सारा चीज, चार्ज इस चैप्टर में पूरा चार्ज के बारे में ही है, उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम चार्ज को ही पढ़ रहे हैं। चार्ज हमने देख लिया कैसे डेवलप होता है। ठीक है ना, कैसे न्यूमेरिकली उसको फाइंड आउट किया जाता है, Q इक्वल टू आई इंटू टी। दूसरी बात, उसका यूनिट कैसे है, यूनिट में कन्वर्जन क्या क्या हो रहा है। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टी पे जाते हैं कि चार्ज किन किन प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, उसमें कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला जब आते हैं, पहला एडिटिव नेचर। पहला क्या है, एडिटिव नेचर। अच्छा, एडिटिव नेचर का मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, इसमें चार्जेज हैं -2 कूलम, +5 कूलम, -3 कूलम। ठीक है ना, चार्जेज हैं। और उसके बाद से हुआ कि मैं पूछूं कि नेट चार्ज कितना है, नेट चार्ज कितना है, टोटल चार्ज कितना है। तो मैं सबको जोड़ दूंगा, -2 कूलम, +5 कूलम, +-3 कूलम। तो ये हो जाएगा हमारा 0 कूलम। यानी कि ये जो बॉडी है वो न्यूट्रल है। कैसी है, न्यूट्रल बॉडी है। ठीक है। और सबसे अच्छी बात है ना कि ये क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस। हमेशा ध्यान रखना, ये नहीं कि ये ओपन सरफेस हो, कोई इलेक्ट्रॉन आ जाए कोई चला जाए, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मान लो दूसरा एग्जांपल ये है, ये क्लोज सरफेस के अंदर यदि -2 कूलम है, -8 कूलम है, +30 कूलम है, तो इसमें जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज सबको ऐड करेंगे, -2 कूलम +-8 कूलम +30 कूलम, तो हो जाएगा -10 कूलम +30 कूलम, ऊपर तो हो जाएगा 20 कूलम। तो ये हो गया, यानी कि इस नेट बॉडी पर, नेट जो बॉडी पर जो नेट चार्ज है वो आएगा 20 कूलम। और पहले वाले पर चार्ज जीरो था, जब जीरो चार्ज होता है तो भाई क्या होता है, न्यूट्रल होता है। और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, इस बॉडी पे। ठीक है। अब दूसरा आते हैं, दूसरे वाले इसके प्रॉपर्टी पे। अब देखो, दूसरी प्रॉपर्टी इसकी है इन वेरिएंट। इन वेरिएंट का मतलब होता है क्या, समझो पहले। इन वेरिएंट का मतलब होता है कि जो चार्ज है उसको स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना, ऐसा थोड़ी है कि चार्ज यदि स्टेटिक में है तो उसकी वैल्यू कुछ और है। यदि चार्ज स्पीड में हो गया, उसको उठा के फेंक दिया गया, उसमें कुछ एक्सेलरेट करा दिया गया, तो उसका चार्ज का कुछ प्रॉपर्टी चेंज हो गया, चार्ज का वैल्यू चेंज हो गया। प्रॉपर्टी में चेंज तो आता ही है, कोई बात नहीं है, आता है। कैसे आता है इसको भी डिस्कस करेंगे, लेकिन उसकी वैल्यू में चेंज नहीं होता है। मान लो 5 कूलम चार्ज है, उसको एक्सेलरेट किया गया, ऐसा थोड़ी है कि वो 10 कूलम हो गया, उसने वैल्यू ही बदल दिया। ऐसा नहीं होता है। यानी कि जो भी चार्ज होता है, चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का पावर 0। ठीक है ना, यानी कि चार्ज इज इंडिपेंडेंट, वैल्यू ऑफ चार्ज, इसमें इसका मतलब यह है कि वैल्यू ऑफ चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड। ठीक है ना, यानी स्पीड पे चार्ज की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, प्रॉपर्टी में चेंज आता है क्योंकि स्पीड बढ़ाएंगे, कांस्टेंट स्पीड करेंगे, तो
यदि वेरिएबल स्पीड करेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा उसको हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसकी जो कांस्टेंट वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, वो चेंज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसी को बोलते हैं इनवेरिएंट, यानी कि चार्ज जो होता है इनवेरिएंट होता है। ठीक है, अब तीसरी प्रॉपर्टी, ठीक है, अब तीसरा इसका हो जाएगा चार्ज कंजर्वेशन। चार्ज कंजर्वेशन, अब चार्ज कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, यानी कि चार्ज कंजर्व करना है। कौन सा कंजर्व, यहां देखते हैं। मान लो फॉर इंडिविजुअल चार्ज, फॉर इंडिविजुअल चार्ज, जैसे मान लो कि एक फोटोन है, फोटोन पे कौन सा चार्ज होता है, तो यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चार्ज है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन जब नहीं होगा तो भाई चार्ज होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, नो इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्या करते हैं ना, ये जो फोटोन है, जब फोटोन को, अच्छा, हमने जब पढ़ोगे ना ये मॉडर्न फिजिक्स, तो उसमें तुमको बताया जाएगा कि मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे सनलाइट आके गिर रही है। सनलाइट जब आके गिरेगी ना, तो ये जो सरफेस होगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन होता है। ठीक है ना, सेम टू सेम यही फंडा यहाँ अपनाने वाले हैं कि यहाँ फोटोन है, और फोटोन जब टूटा तो इलेक्ट्रॉन में प्लस पॉजिट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। ये इलेक्ट्रॉन है, ये पॉजिट्रॉन है। अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो क्या यहाँ चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है। यहाँ चार्ज है, लेकिन देखो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन भी है, एक पॉजिट्रॉन है। तो यहाँ क्या न्यूट्रलिटी हो रही है कि नहीं हो रही है, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन है, तो न्यूट्रल चीजें हो रही है कि नहीं हो रही है। ये प्रोटॉन भी न्यूट्रल है। ठीक है, प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन, अब इससे क्या कहा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो सकता है। ठीक है ना, एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो सकता है। यहाँ लिख देते हैं, यानी कि यहाँ पर इंडिविजुअल चार्ज कैन बी प्रोड्यूस्ड। अब यहाँ क्या हुआ कि एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन यहाँ हुआ है। ठीक है ना, अब इसी को थोड़ा सा उल्टा करके देखते हैं। जैसे कि मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन है, एक पॉजिट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन है। अब आपस में जब इसको मिलाते हैं तो क्या बनता है, फोटोन बनेगा। लेकिन पता है मजे की बात क्या है, कि यहाँ पर दो एंटिटी है ना, तो इससे एक फोटोन, इससे एक फोटोन, यहाँ पर दो फोटोन बनेंगे। अब इन सब चीजों के बारे में हम मॉडर्न फिजिक्स से पढ़ेंगे ना, वहाँ एकदम डिटेल में पढ़ेंगे, फोटोन से ही खेलेंगे। ठीक है ना, फुटबॉल बना के। ठीक है, यहाँ दो फोटोन बनेंगे, तो यहाँ पर क्या कोई इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ नो इलेक्ट्रॉन। लेकिन यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। यानी कि इलेक्ट्रॉन चार्ज से हम फोटोन भी बना सकते हैं, और फोटोन से चार्ज भी बना सकते हैं। यानी कि किसी इंडिविजुअल चार्ज का प्रोडक्शन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। अब बताओ, इस चार्ज को फोटोन बना सकते हैं क्या, हाँ फोटोन बना सकते हैं। एक चार्ज से एक फोटोन बना, दो चार्ज से दो फोटोन बन गया। तो बताओ, चार्ज का कंजर्वेशन दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है सर। देख, इसको भी मैं लिख देता हूँ, यह है पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले में, फोर्थ में। यदि मान लेते हैं कोई आइसोलेटेड क्लोज सरफेस है, आइसोलेटेड क्लोज सरफेस है, आइसोलेटेड क्लोज सरफेस, यानी कि ये एक सरफेस, क्लोज सरफेस हो गया। कहाँ गया भैया, ये हो गया, ये देख लेते हैं, दूसरा हो गया, ये तीसरा देख लेते हैं। ठीक है ना, ये तीन क्लोज सरफेस हैं, आइसोलेटेड थ्री क्लोज सरफेस। ठीक है, अब मान लेते हैं कि यहाँ है
10 कूलम चार्ज, ठीक है। ये क्लोज आइसोलेटेड क्लोज सरफेस ये भी है, आइसोलेटेड क्लोज सरफेस ये भी है, आइसोलेटेड क्लोज सरफेस ये भी है। अच्छा, यहाँ आइसोलेटेड का मतलब क्या हुआ, यानी कि ऐसा इसका ये जो ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, इसको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, मतलब इन्वायरमेंट से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। ये अपने आप में है। तो ये बॉडी जो है यहाँ 10 कूलम है चार्ज, ठीक है। मान लो यहाँ भी 10 कूलम चार्ज है, तो मान लेते हैं यहाँ पर है 12 कूलम माइनस 2 कूलम, यहाँ मान लो 30 कूलम है माइनस 10 कूलम है, यहाँ भी 10 कूलम चार्ज है, यहाँ भी 10 कूलम चार्ज है, यहाँ भी 10 कूलम चार्ज है। अब देखो माइनस 19 कूलम कर देते हैं, 19 कूलम तो क्या यहाँ पर -1 कूलम, ठीक है ना। तो सबको देखो यहाँ भी 10 कूलम चार्ज हो गया, यहाँ पर देखो 12 कूलम माइनस 2 कूलम, यहाँ है 10 कूलम चार्ज, यहाँ 30 कूलम माइनस 19 कूलम माइनस 1 कूलम इक्वल टू यहाँ भी 10 कूलम चार्ज हो गया। अब यहाँ क्या पता चलता है आपको, मान लो यहाँ 10 कूलम चार्ज, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है। अब 3 एग्जाम्पल से हमें क्या पता लगता है, हमें पता ये लगता है कि जो नेट चार्ज है, यहाँ 3 चीजें हमको कंक्लूड करनी है, 2-3 चीजें। पहला चीज क्या है कि जो नेट चार्ज है वो कंजर्व है, कंजर्व। कंजर्व का मतलब कि ये 10 है तो 10 ही है, ये 10 है तो 10 ही है, ये भी 10 है तो 10 ही है, 10 है तो 10 ही है। भले दूसरा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है वो वेरी कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैन बी वेरी, ठीक है ना। जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है वो वेरी कर सकते हैं। देखो दूसरे में देखो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मिला के 10 कूलम हुआ है, तीसरे में देखो 2 नेगेटिव और एक पॉजिटिव मिला के 10 कूलम हुआ है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज भले वेरी कर जाएं, लेकिन जो नेट चार्ज है ना वो हमेशा उतना ही रहेगा जितना वो पहले था, ठीक है ना। अब देखो, अब स्टेटमेंट में जब हमको लिखना रहेगा ना, स्टेटमेंट में ऐसा लिख सकते हैं, इन एन आइसोलेटेड क्लोज्ड सरफेस, in isolated closed surface total charge must be conserved, but negative and positive charge may change, ठीक है ना। स्टेटमेंट में ये लिख सकते हैं, ठीक है। नेट चार्ज तो कंजर्व रहेगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज वेरी कर सकते हैं। इसी को जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होगी ये फोर्थ वाली रहेगी। फिफ्थ वाली में देखते हैं, फिफ्थ वाली कौन सी है। फिफ्थ क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है चार्ज की। तब तुम लोगों ने पढ़ा होगा मिल्कन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मिल्कन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था कि ड्रॉप्स लिए ऑयल के और उसको तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, और उन्होंने क्या किया कि मिनिमम पॉसिबल चार्ज उन्होंने फाइंड आउट किया, मिनिमम पॉसिबल चार्ज फाइंड किया, जिसको उन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया है। उसकी चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना चार्ज होता है। ये जो चार्ज है किसने, मिलिकन्स ने फाइंड आउट किया था, और उस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। अब फिर उन्होंने ये बोला कि जो मिनिमम जो पॉसिबल चार्ज है वो होता है E 1.6 × 10 E इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻90 कूलम। लेकिन जो अदर चार्जेज होंगे, अदर चार्जेस जो होंगे
ठीक है ना, वो इनके मल्टीपल में होंगे सर। मतलब फॉर्मूला दिया उन्होंने, देखो फॉर्मूला क्या है इसका, फॉर्मूला यानी कि Q इजिकल टू एन इंटू ई, जहां पर n क्या होगा, नेचुरल नंबर, n जो होगा वो इंटीजर्स होंगे, n जो होगा इंटीजर होगा, इसमें जीरो नहीं आएगा, प्लस माइनस, अरे यार, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, प्लस माइनस थ्री, अप टू सो वन। ठीक है, यानी कि जो सबसे छोटा चार्ज है वो ई है, और जो अदर चार्जेस होंगे वो ई के मल्टीपल में होंगे, या उसका मल्टीपल माइनस वन हो सकता है, प्लस वन हो सकता है, प्लस फाइव हो सकता है, माइनस फाइव हो सकता है, माइनस 1000 हो सकता है, माइनस 1 लाख हो सकता है, प्लस 2 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एन की वैल्यू। ठीक है ना, तो उन्होंने यही बोला कि जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है वो इसके बराबर है, और अदर चार्जेस होंगे वो एन के मल्टीपल में होंगे, जो एन क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है ना, लेकिन सबसे मजे की बात यह है ना कि जब इन्होंने बताए उसके बाद एक एक्सेप्शन भी आया, क्वांटाइजेशन का एक्सेप्शन आया कि जो अदर पार्टिकल्स भी हुए, अदर चार्ज पार्टिकल भी थे जो इनसे छोटे हैं, इससे भी छोटे हैं, जैसे कि उसको बोला गया क्वार्क पार्टिकल, को बोला गया क्वार्क पार्टिकल। अच्छा, जो क्वार्क पार्टिकल है ये तो दो प्रकार के हो गए, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क। ठीक है ना, अप क्वार्क को यू से डिनोट किया, डाउन को डी से डिनोट किया। अप क्वार्क की वैल्यू है +2e/3, डाउन क्वार्क जो निगेटिव है -e/3, इसका नाम है। ठीक है ना, अब फिर इसमें ये प्रूफ भी किया गया कि देखो दो क्वार्क पार्टिकल जो है, मतलब कि बोल सकते हैं 2u+1d मिलके बनते हैं प्रोटॉन, ये बताया गया। 2u यानी कि बोल लेते हैं भैया, कैसे कैसे u की वैल्यू यहाँ पुट करो तो हो जाएगा 2e/3 +1 इक्वल टू हो जाएगा आपका 4e/3 -e/3 इक्वल टू +2। ये है प्रोटॉन भैया, प्लस ही प्रोटॉन चार्ज हो गया, यानी कि प्रोटॉन किससे बना है, दो अप क्वार्क पार्टिकल और एक डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है। वैसे ही इलेक्ट्रॉन के बारे में भी बताया गया कि भैया एक अप क्वार्क पार्टिकल और दो डाउन क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बना है। कैसे, यानी कि 2e/3 हो गया, ये +2 -e/3 हो गया, e e e e 1 upward 2 डाउन। नहीं नहीं, ये इलेक्ट्रॉन नहीं बनने वाला है सर, ये न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन बनेगा, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन बनेगा सर, क्योंकि जीरो आ जाएगा ना फिर, यहाँ पर 2e/3 -2e/3 इक्वल टू जीरो आ गया, तो जिसपे चार्ज जीरो हो तो न्यूट्रॉन ही होगा ना। ठीक है, न्यूट्रॉन। ठीक है, अब बात आती है कि सर क्वांटाइजेशन जो है उसका एक्सेप्शन है क्वार्क पार्टिकल अप क्वार्क डाउन क्वार्क। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो क्वांटाइजेशन है वो वैलिड नहीं है क्या, फिर सर ने बोला कि सर वैलिड है, यानी कि फिर भी क्या है, क्वांटाइजेशन इज वैलिड, वैलिड इन स्पाइट ऑफ इट्स एक्सेप्शन। पता है क्यों, बिकॉज
क्वार्क पार्टिकल particles free or independent existence is not possible। ठीक है ना, कि फिर भी यदि इलेक्ट्रॉन जो बोला गया था, क्वांटाइजेशन जो डेफिनेशन बोली गई थी, ठीक है ना, किसी भी चीज के कोई डिस्क्रीट वैल्यू नहीं है, पॉइंट में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, जो भी वैल्यू है वो इंटीजर में है। ठीक है ना, चार्ज जीरो हो सकता है, माइनस हो सकता है, प्लस हो सकता है, लेकिन चार्ज कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, चार्ज कभी भी आपका पॉइंट में नहीं आएगा, फ्रैक्शन पॉइंट तो सेम ही है। ठीक है ना, लेकिन ये जो क्वार्क पार्टिकल है वो तो हमारे फ्रैक्शन में है, फ्रैक्शन में होते हुए भी क्वांटाइजेशन वैलिड है। इसका मतलब ये है कि जो क्वार्क पार्टिकल है उनका जो फ्री एग्जिस्टेंस नेचर में नहीं है, इसको बनाया गया है, इसीलिए क्वांटाइजेशन वैलिड है। ओके, समझे? अच्छा, बात ये आती है कि यदि क्वांटाइजेशन इनका एग्जिस्टेंस होता, दूसरी बात, यदि जो क्वार्क पार्टिकल है इनका एग्जिस्टेंस होता तो फिर क्या होता? क्या होता सर? अरे भाई, यदि ये रहते तब भी क्वांटाइजेशन होता, तब भी क्वांटाइजेशन होता। कैसे होता? इफ quark particle is present फ्रीली प्रेजेंट होते तो होता क्या ना, Q इज इक्वल टू एन ई, क्वांटाइजेशन इज वैलिड अगेन, अगेन वैलिड होता। कैसे होता भैया? क्यों, उस समय क्या होता है, जैसे मान लेते हैं क्वार्क पार्टिकल प्रेजेंट है तो Q इक्वल टू एन ई प्रेजेंट होता। अब होगा क्या, E के जगह पर यहाँ पर क्या होता, E की जगह पे क्या होता, यहाँ पर E बाई 3 हो जाता। ठीक है, E/3 हो जाता, और n इक्वल टू वही होता, +-1 +-2 +-3, या ये हो जाता, या 2E/3 हो जाता। 2E/3 तो बड़ा हो गया, -E/3 ये छोटा हो गया, तो भैया तुम E/3 ले लो, E/3 ले लिया तो Q इक्वल टू n E/3 यानी हो जाएगा, ये आपका क्वांटाइजेशन में आ जाएगा, ये भी क्वांटाइज हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था ना कि n +-1 था और E था। ठीक है ना, E एक मिनिमम चार्ज था, जब मिलकर्स ने अपने एक्सपेरिमेंट में फाइंड आउट किया था 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। वैसे यहाँ पर E/3 हो जाएगा, E के जगह पे, या 2E/3 हो जाएगा। और फिर भी यहाँ पर क्वांटाइजेशन वैलिड होगा, क्योंकि इनके E/3 के मल्टीपल में ही चार्ज होंगे होते, और या 2/E के मल्टीपल में ही 2/E13 के मल्टीपल में भी चार्ज होता है। ठीक है ना, ऐसा होता। नेक्स्ट, जैसे दो एग्जांपल्स लेते हैं यहाँ पे। जैसे एग्जांपल में ये लेते हैं, एग्जांपल में, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक, इसमें पता ये करना है कि भैया कि कौन से चार्ज पॉसिबल हैं और कौन से चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो +5e, यानी कि क्वेश्चन में जो भी है ये क्वांटाइजेशन का यूज करना है। अब इस क्वांटाइजेशन में क्या क्या यूज करने वाले हैं हम, एक फॉर्मूला जो क्वांटाइजेशन में हमने यूज किया था, Q इक्वल टू एन ई, यानी E के मल्टीपल में ही जो भी चार्ज होगा वो होगा। N क्या होना चाहिए, +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ऐसा होना चाहिए। तो भैया देखिए यहाँ +5e है तो ये पॉसिबल है, -10e ये भी पॉसिबल है, -5/3e ये फ्रैक्शन है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, -39e/13 जी, इसको हम बोल सकते हैं 13×39 -3, यानी कि ये पॉसिबल है। 8.3e ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना,
ये पॉसिबल क्यों नहीं है? क्योंकि ये है पॉइंट में, ये फ्रैक्शन में, और सारे के सारे हमारे इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई है। ठीक है ना? अब इसमें देखो, इसको कैसे पता करेंगे? तो हमको तो पता है ना Q इक्वल टू एन ई होता है। तो सब जब इस टाइप के हों, अच्छा ये पावर जो है -20 है, -19 है, -18 है, तो इसको देखकर तुमको ये नहीं होना चाहिए कि भैया ये तो फ्रैक्शन में होगा। ये बिल्कुल डायरेक्ट इसको, ये नहीं कि मार दिया कि भाई ये तो चार्ज पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ये चीज यूज करनी है, ये n इजकल टू क्यू अपॉन ई। ठीक है ना? n पता करना है, सब में n पता करो। यदि n इंटीजर आता है, इसका मतलब कि ये चार्ज वैलिड है। q यहाँ दे रखा है, e की जो वैल्यू है अ, हमने बताया था 1.6 × 10⁻19। तो करके देखते हैं ना। फर्स्ट वाले में होगा, फर्स्ट वाले में 6.4 × 10⁻19 अपॉन 1.6 × 10⁻19। ये -19 से 10⁻19 दोनों जगह कट गया, 16 चौके 64, 4 आ गया आंसर। ये 4 आ गया, n इक्वल टू 4। तो क्या n इक्वल टू 4 होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। इसका मतलब कि 6.4 × 10⁻19 जो चार्ज है वो पॉसिबल है। ठीक है ना? इसको देखते हैं। 8 × 10⁻20 अपॉन 1.6 × 10⁻19, तो हो जाएगा 8 दूनी 16.2। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 1/2 × 10⁻20 अपॉन 10⁻20, ये कट जाएगा, हो जाएगा 0.5। अब 0.5 कहीं से भी n यहाँ पर होगा, 0.5 कहीं भी वैलिड नहीं है। इसका मतलब कि जो 8 × 10⁻20 जो चार्ज गिवन है, ये नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है? थर्ड वाला है, इसमें n पता करेंगे। 4.8 × 10⁻18 अपॉन 1.6 × 10⁻19। तो 16 32 16 48, ये 3 टाइम में जाएगा, हो गया। ये 3 × 10, ये 18 है ना, -18। अब ये जो है ना डिवीजन में है, बेस सेम है, तो ऊपर ले जाएंगे तो -19 यानी कि +19 हो जाएगा। तो हो जाएगा 3 × 10 इक्वल टू 30। तो ये पॉसिबल है। तो यानी कि यहाँ n इक्वल टू क्या आ जाएगा? 30 आ गया। इसका मतलब ये है ना कि जो चार्ज q इक्वल टू 4.8 × 10⁻18 है, ये पॉसिबल है। ठीक है ना? ये पॉसिबल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, जैसे कि 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होने वाले हैं? तो हम इसको कैसे पता करेंगे? 1 कूलम्ब चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? ठीक है, जब पता लगेगा ना होश उड़ने वाले हैं, तो कैसे पता लगाएंगे? क्वांटाइजेशन वाला है, Q इक्वल टू है एन ई है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब हम पता करेंगे, तो हम क्या करेंगे? कूलम्ब चार्ज तो दे रखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q अपॉन E, यानी कि n इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन E। अब Q कितना है? 1 कूलम्ब है, चार्ज 1 कूलम्ब, और चार्ज क्या है? इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 6.23 × 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना? यानी कि यहाँ पर हमें ये बात पता लगती है कि 1 कूलम्ब चार्ज जो है, उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलके 1 कूलम्ब चार्ज बनाते हैं। तो सोच लो 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना कम होगा। ठीक है ना? और सबसे ध्यान देने वाली बात है ना कि इसको देख कर ये पता मत, ये एज्यूम मत कर लेना कि ये जो है चार्ज पॉइंट में आएगा। ठीक है ना? ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। जब 10⁻18 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो बहुत बड़ा नंबर बनने वाला है, जिसमें क्या होगा? कैलकुलेटर भी फेल हो जाएगा। समझे कि नहीं? ठीक है ना? ठीक है, यानी कि बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है बहुत छोटा है, और
बहुत सारे इलेक्ट्रॉन यानी कि 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मिलके एक कूलम्ब चार्ज को बनाते हैं। तो हम एक यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। वो स्टेटमेंट इस प्रकार है, जैसे कि ये है कि जो इलेक्ट्रॉन चार्ज है, इलेक्ट्रॉन चार्ज है, जो चार्ज है वो तो बहुत ही स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज, ठीक है ना। क्योंकि देखो इतने सारे इलेक्ट्रॉन मिलके एक कूलम्ब चार्ज बना रहे हैं, तो हम सिंपली एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज देखें तो ये तो बहुत ही छोटा है, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, -19 कूलम्ब है। तो ये बहुत ही छोटा है। तो क्या हो जाएगा जब हम क्वांटाइजेशन करते हैं, ठीक है ना। अब देखो तुमसे बोल दिया गया 1000 कूलम्ब बोल दिया गया, और एक और बोला गया कि 1000 माइक्रो कूलम्ब। ये बताओ इसमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है? तो ये तो बड़ा हो गया, ये बहुत ही छोटा हो गया, ठीक है ना। ये बहुत बड़ा है, तो इसमें क्या होगा, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होगा ये भी बहुत ज्यादा होंगे, 1000 गुना ज्यादा होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए जब क्वांटाइजेशन करते हैं ना, तो उसमें जो बड़े लेवल के जो चार्ज होते हैं, मैक्रो लेवल के चार्ज होते हैं, वो उसका नहीं करते हैं। जो छोटे माइक्रो लेवल मतलब छोटे लेवल के चार्ज होते हैं, जैसे कि माइक्रो लेवल हो गया, नैनो कूलम्ब हो गया, पिको कूलम्ब हो गया, तो ये ज्यादा अच्छे होते हैं, ठीक है ना। इसीलिए कहा जाता है कि जो क्वांटाइजेशन है चार्जेज का, जो मैक्रो लेवल पे है वो इनसिग्निफिकेंट है। वहीं पर यदि क्वांटाइजेशन लिया जाए माइक्रो लेवल चार्जेज का, जैसे कि माइक्रो कूलम्ब हो गया, नैनो कूलम्ब हो गया, पिको कूलम्ब हो गया, फेम्टो कूलम्ब हो गया, तो उसमें ये क्या सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है, ठीक है ना। एक मिनट, अब तक हमने क्या पढ़ा है? अब तक हमने पढ़ा है चार्ज के बारे में, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, और उस पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ा, उसके यूनिट्स के बारे में पढ़ा। कैरेक्टर में हमने क्या पढ़ा कि चार्ज कंजर्व होता है, इनवेरिएंट होता है, एडिटिव नेचर होता है उसका, ठीक है। यदि कोई आइसोलेटेड क्लोज सरफेस हो तो उसके अंदर जो भी चार्ज होते हैं वो कंजर्व होते हैं। यदि 10 कूलम्ब है तो 10 कूलम्ब ही रहेंगे, क्योंकि उसमें ना आइसोलेटेड है, दुनिया से लेना देना नहीं है उसको, ठीक है ना। अब भले उसमें पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं बोलूंगा, नंबर है, वो ज्यादा कम हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्वांटाइजेशन के बारे में पढ़ा, मिल्टन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हम बाद में पढ़ने वाले हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा उसका था कि उसका रिजल्ट जो था यहीं से आया था, क्वांटाइजेशन कैसे बना। तो क्वांटाइजेशन का मतलब बोल सकते हैं कि क्वांटा का मतलब तुम लोग ने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, अब पता नहीं पढ़ा है कि नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो हम खुद पढ़ेंगे। ठीक है ना। अब क्वांटाइजेशन का मतलब यही बस था कि जो भी चार्जेज नेचर में प्रेजेंट होंगे वो जो सबसे मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो ई है उसके मल्टीपल में होंगे, भले वो नेगेटिव हो सकते हैं या पॉजिटिव हो सकते हैं, ये था। तब बाद में पता लगा कि भैया जो मिनिमम पॉसिबल चार्ज जो है वो तो क्वार्क पार्टिकल है, ये नहीं है। क्वार्क पार्टिकल में अप होता है, डाउन क्वार्क होता है, उसके बारे में पढ़ा। उसमें एक स्टेटमेंट था कि जो ये जो क्वार्क पार्टिकल होते हैं वो उनका जो एग्जिस्टेंस है वो फ्रीली नेचर में नहीं होता है, इसीलिए क्वांटाइजेशन वैलिड होता है, ठीक है ना। यदि होता भी क्वार्क पार्टिकल का यदि प्रेजेंस यदि फ्रीली होता भी, फिर भी क्या होता, क्वांटाइजेशन वैलिड होता। वैलिड क्यों होता? क्योंकि फिर वो क्वार्क पार्टिकल के मल्टीपल में सारे के सारे चार्जेस आ जाते, ठीक है ना। उसके बाद से हमने पढ़ा देखा था कि कौन से चार्जेज हैं जो क्वेश्चन करा था, कौन से चार्जेज हैं जो पॉसिबल है, कौन से चार्जेज पॉसिबल नहीं है। एक सबसे खूबसूरत चीज ये पढ़ा था कि जो एक कूलम्ब चार्ज है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है उसमें इन्वॉल्व होते हैं। अब देखो क्वांटाइजेशन के लिए माइक्रो लेवल के चार्जेस ज्यादा सिग्निफिकेंट होते हैं, लेकिन मैक्रो लेवल के चार्जेस ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं रोल अदा करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ हमने एक जो सेकेंड था ना यहाँ पर,
देखो यहाँ पे देखो, ये तो माइक्रो लेवल के चार्जेस है ना, 8 इंटू 10⁻20। देखो 4.8 इंटू 10⁻18, ये माइक्रो लेवल के चार्जेस है। इसमें हम डिवाइड किससे किए हैं, 1.6 10⁻19 से, तो यहाँ पर n आया है 30, यहाँ पर n आया है 0.5। तो ज्यादा सिग्निफिकेंट इसमें होता है। यदि यहाँ पर 10 कूलम 50 कुमार 500 कूलम होता तो फिर दिक्कत आ जाती। ठीक है ना, इसमें इनसिग्निफिकेंट हो जाता है फिर बात है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। यदि कोई चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, यदि उसकी वेलोसिटी जीरो है, पहली बात, यदि उसकी वेलोसिटी जीरो है, वेलोसिटी जीरो, वी का मतलब पोटेंशियल मत समझ लेना भाइयों, वेलोसिटी ही लिख देता हूँ। यदि वेलोसिटी क्या है, जीरो है, जब वेलोसिटी जीरो होगा, इसका मतलब कि जो पार्टिकल है वो क्या प्रोड्यूस करने वाला है, प्रोड्यूसेज ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला है। दूसरी बात यह है कि यदि वेलोसिटी जो है नॉन जीरो है, ठीक है ना, नॉन जीरो है, वेलोसिटी नॉन जीरो है, लेकिन वेलोसिटी क्या चीज है, कांस्टेंट है। ठीक है ना, वेलोसिटी नॉन जीरो है लेकिन कांस्टेंट है, तो इससे क्या पता लगने वाला है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों प्रोड्यूस होने वाले हैं, दोनों प्रोड्यूस होने वाले, लेकिन ये कांस्टेंट होंगे, ये दोनों प्रोड्यूस होंगे लेकिन कांस्टेंट होंगे। अब कांस्टेंट यहाँ पर देखो, नॉन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन की वैल्यू भी जीरो रहेगी, जीरो आएगी यहाँ, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, तीसरी बात है, यदि वेलोसिटी जो है, किसकी वेलोसिटी की बात हो रही है, वो चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी की बात हो रही है। चार्ज पार्टिकल नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। यदि उसकी वेलोसिटी जीरो है तो वो ही प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। यदि वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ई और बी, बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड, ई मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों प्रोड्यूस करेगा लेकिन वो कांस्टेंट होंगे। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, यदि ये भी नॉन जीरो है और क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल होगा, तो यहाँ पर जो ए होगा ये भी नॉन जीरो होगा, और यहाँ पर देखा जाए ई एंड बी बोथ आर प्रोड्यूस होंगे लेकिन वेरिएबल ये भी होंगे। ठीक है ना, ये वेरिएबल होंगे, ये भी वेरिएबल होंगे। जब वेरिएबल होंगे तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, ई भी होगा वेरिएबल एंड बी भी होगा वेरिएबल। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या होगा, एसिलेशन नॉन जीरो है, यानी कि एसिलरेटेड भी बॉडी हो सकता है, एसिलरेटेड भी हो सकता है, या रिटार्डेड भी हो सकता है, रिटार्डेड। ठीक है, जो चार्ज है जिसकी वेलोसिटी वेरिएबल है, तो या तो एक्सेलरेटेड होगा या रिटार्डेड होगा। इस कंडीशन में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कि वो भी वेरिएबल होगा। और इसी वेरिएबल को जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोलते हैं भैया ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है ना, तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो प्रोड्यूस होता है वो वेरिएबल वेलोसिटी की वजह से ही होता है। ठीक है ना, बातें कुछ कुछ समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टी था ये 6 नंबर का प्रॉपर्टी था। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया इसमें, इनवेरिएंट पढ़ा है, एडिटिव पढ़ा है, क्वांटाइजेशन पढ़ा है, थर्ड, चौथा आइसोलेटेड, पांचवा पांचवा कौन था, कौन से हैं, हाँ, एक कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, कोई भी चार्ज होगा तो उसका जो, यदि वो सिलेटेड है तो क्या क्या होगा, हाँ, 7th वाला में आएगा। देखिए, ये चार्ज जो है ना, चार्ज कभी भी, यहाँ लिखा है कि जो चार्ज है कभी भी एग्जिस्ट करेगा
जब मास होगा, ठीक है ना। जैसे जब जब मास है, मास यहाँ भी नॉन जीरो है, यहाँ भी नॉन जीरो है, तो चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि मास रहेगा तो चार्ज रहेगा ही रहेगा। जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन में चार्ज होता है जीरो, लेकिन मास क्या है यहाँ पर है, इसका मास है। ये किसी भी एटम में न्यूट्रॉन का जो मास होता है सबसे ज्यादा होता है, ये तो तुमको पता होना चाहिए। तो मास है, प्रेजेंट है, तो चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। हो सकता है तो इसमें प्रोटॉन का एग्जांपल ले दिया। अच्छा, मास नहीं है ना भैया, तो चार्ज पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा? ऐसा पॉसिबल नहीं होगा। यदि कि मास नहीं है तो चार्ज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि स्टेटमेंट ये है कि चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। जब तक मास नहीं होगा चार्ज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसकी इतनी सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है ना। तो अभी 7 प्रॉपर्टी आगे बढ़ते हैं, आगे नया पेज निकालना पड़ेगा। कुछ क्वेश्चंस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि कोई बॉडी है, कोई बॉडी है, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं 10⁻12, ये इजेक्ट हो गए, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इतने इजेक्ट हुए हैं। अब इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो चुकी है, पॉजिटिव चार्ज। तो भैया इस पे कौन सा कितना चार्ज डेवलप किया? तो ऐसे होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, N इंटू ई। तो N हमें पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता है, N। अच्छा, N के बारे में हम तुमको नहीं बताया, N होता क्या है। Q तो चार्ज हो गया, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। N क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10⁻12 है, तो यहाँ पे चार्ज आ जाएगा बॉडी पे 10⁻12 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। तो ये हो जाएगा आपका 1.6 इंटू 10⁻12 - 19 हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻−7। तो इतना चार्ज इस बॉडी पे डेवलप हो जाएगा, लेकिन ये जो चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन ये है कि जो कोई भी बॉडी है, बॉडी के ऊपर चार्ज है -10 कूलम, पहले से चार्ज है। अब उसमें जो 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स है वो इजेक्ट हो जाते हैं। तो फिर बताइए कि उस बॉडी पे चार्ज कितने डेवलप हुए, मतलब कितने बच गए, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन निकल गए तो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो देखते हैं इसमें सोल्यूशन में। जैसे कि ये बॉडी है, पहले से इस पे चार्ज है -10 कूलम, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकले 3 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, ठीक है ना। पहले से चार्ज इतना है। अब सोच के देखो हम इसमें करने क्या वाले हैं कि जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए हैं उनकी वजह से इस बॉडी पर कितना चार्ज डेवलप किया, पहले उसको फाइंड आउट करेंगे। ये तो टोटल हो गया ना, ये हो गया टोटल चार्ज क्या था पहले, या ओल्ड चार्ज -10 कूलम। अब न्यू चार्ज कितना होगा। अब पहले इसको हम पता करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ उनके वजह से कितना चार्ज डेवलप करेगा। तो भैया इनके वजह से होगा Q इक्वल टू एन ई। Q इक्वल टू एन कितना है, 3 × 10⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19। ये तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 1648 4.8 कूलम। तो ये हो जाएगा जो न्यू चार्ज डेवलप्ड होगा, डेवलप करेगा, डेवलप ऑन बॉडी वो होगा। पहले तो -10 कूलम पहले से था, फिर इसमें कितना हो जाएगा ऐड, 4.8 कूलम हो जाएगा ऐड। तो ये क्या हो जाएगा, -5.2 कूलम, ये रिमेनिंग चार्ज हो जाएगा, रिमेनिंग चार्ज, न्यू चार्ज डेवलप बॉडी
रिमेनिंग चार्ज ऑफ 5 माइनस 5.2 कूलम बच जाएगा। ठीक है ना। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फिर स्टार्ट करने वाले हैं। कंडक्टर में कुछ कंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे थोड़ी बहुत, उसके बाद से उनके डेंसिटी के बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। वॉल्यूम में चार्ज होगा तो क्या बोलेंगे, लीनियर में चार्ज रहेगा तो क्या बोलते हैं, सरफेस पे चार्ज रहता है तो उसको कैसे डील करते हैं, थोड़ा बहुत उसका क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है ना। उसके बाद से जो मेथड ऑफ चार्जिंग है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो 3 होगा, फ्रिक्शन से होता है उसमें चार्ज, कोई बॉडी हो रहा है या कंडक्शन से हो रहा है या इंडक्शन से हो रहा है, तो उसके बारे में हम उसमें डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना। तो ऑल द बेस्ट।